नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एचयूएफ के द्वारा कैसे टैक्स प्लानिंग की जाती है। टैक्स प्लानिंग करने के लिए एचयूएफ बहुत ही आसान और पूरी तरह से लीगल तरीका है। तो आज हम इसको सभी पॉइंट्स को आज हम एचयूएफ से रिलेटेड सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे कि जैसे कि एचयूएफ क्या होता है, एचयूएफ कैसे बनाया जाता है, एचयूएफ से हमको क्या टैक्स बेनिफिट होते हैं, कैसे हमको टैक्स बचाना है, और भी इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स हम आज कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम समझते हैं कि एचयूएफ क्या होता है। एचयूएफ को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पर्सन की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। पर्सन की डेफिनेशन शामिल किया गया है, इसका मतलब ये कि एचयूएफ इज ए सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ असेसमेंट। जैसे कि किसी इंडिविजुअल का, कंपनी का, फर्म का असेसमेंट होता है, वैसे ही एचयूएफ को भी एक सेपरेट एंटिटी इनकम टैक्स एक्ट में मानते हैं। और उसकी जैसे हमारी इनकम उस पर टैक्स सब होता है, वैसे ही सेम एचयूएफ को भी अपने इनकम पर टैक्स देना होता है, रिटर्न फाइल करते हैं। सारी जो असेसमेंट प्रोसीजर है, सारे इनकम टैक्स के प्रोविजन एचयूएफ पर भी लागू होते हैं। एचयूएफ क्या होता है? पहली बात तो एचयूएफ जो है वो हिंदू लॉ से गवर्न होता है, मतलब ये हिंदुओं पर ही लागू होता है ये एक्ट। और जो हिंदू लॉ के अंतर्गत आते हैं उन पर ये एक जो एचयूएफ वाली कॉन्सेप्ट है वो लागू होती है। और एचयूएफ में हिंदू लॉस के जितने प्रोविजन है, जैसे कि एचयूएफ का कर्ता कौन होता है, मेंबर्स कौन होते हैं, वो सभी हिंदू लॉ से ही गवर्न होते हैं। एचयूएफ इज अ फैमिली। एचयूएफ और कुछ नहीं, एचयूएफ एक ज्वाइंट फैमिली है। सिंपल वर्ड में बोला जाए ना तो एचयूएफ एक ज्वाइंट फैमिली होती है। जिस ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, पिताजी हैं, उनके 3 बेटे हैं तो तीनों बेटे की पत्नियां हैं, उनके पोते पोती सब एक साथ रहते हैं, उनको हम ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। तो ऐसे इनकम टैक्स में भी जो एचयूएफ होता है वो फैमिली होती है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स linearly descended from a common ancestor and include their wives and unmarried daughters। वैसे इनकम टैक्स में क्या होता है, एचयूएफ का मतलब होता है ऐसी फैमिली जिसमें कि किसी भी एक कॉमन एंसेस्टर, एक व्यक्ति है, उसके जितने भी वंशज होंगे, एक पूर्वज है, उसके जितने भी वंशज होंगे और उसके साथ साथ उनकी पत्नियां, इंक्लूड देयर वाइफ, उनकी पत्नियां और अनमेरिड डॉटर्स, ये सब मिलके क्या बनाएंगे, एचयूएफ बनाएंगे। तो मतलब अच्छा, एचयूएफ में क्या होता है कि इसमें अलग अलग ऐसा नहीं कि जैसे पार्टनरशिप में होता है मेंबर्स आ रहे हैं जा रहे हैं तो एडमिशन अलग होगा, उसका रिटायरमेंट अलग होगा, इस तरह से नहीं। एचयूएफ बाय बर्थ होता है, जो जो जन्मते जाएंगे वो एचयूएफ का हिस्सा अपने आप बनते जाते हैं। तो एचयूएफ में कॉमन है, जैसे कि आज आपने एक एचयूएफ बनाया तो आप होंगे, आपकी पत्नी और आपके बच्चे मिलकर आपने एक एचयूएफ बना लिया। तो अब आपके बच्चे, फिर बच्चों के बच्चे होंगे, फिर बच्चों के बच्चे, तो ये सब क्या होंगे, आपके एचयूएफ के सदस्य मेंबर्स बनते जाते हैं। तो अच्छा, पहले ऐसा, अच्छा ये जो बाय बर्थ तो आप मेंबर्स बनते ही हैं, साथ में उनकी पत्नी भी एचयूएफ का मेंबर होती है। और पहले ऐसा था कि अनमेरिड डॉटर्स को ही, डॉटर्स के केस में ऐसा होता था कि अनमेरिड डॉटर्स जो हैं उन्हीं को एचयूएफ का मेंबर माना जाता है। लेकिन 2005 में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, उसके बाद से अब डॉटर्स को भी सारे राइट्स दिए गए हैं जो कि सन को दिए गए हैं। तो बेटियों को भी बराबर के अधिकार दिए गए हैं और इसलिए अब चाहे मैरिड हो या अनमेरिड हो, डॉटर्स भी एचयूएफ का हिस्सा होती है। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है कि कोई भी एक व्यक्ति जो एचयूएफ बनाता है उसके आगे के जो वंशज हैं वो एचयूएफ के मेंबर बाय बर्थ बनते जाएंगे। अच्छा, एचयूएफ जो है हिंदुओं के साथ साथ बुद्धिस्ट, बौद्ध, जैन और सिख फैमिली पर भी लागू होता है और वो भी एचयूएफ बना सकते हैं। भले ही उनको जो है हिंदू लॉ के अंतर्गत वो गवर्न नहीं होते, लेकिन फिर भी वो एचयूएफ बना सकते हैं, उनके ऊपर ये एक्ट लागू होता है। अब सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि एचयूएफ से टैक्स बेनिफिट क्या होते हैं, क्योंकि जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि बेनिफिट्स क्या होते हैं तब तक हमारा मन ही नहीं होगा कि हम एचयूएफ बनाएं। तो सबसे पहले हम टैक्स बेनिफिट को समझते हैं। जैसे कि इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, इनकम टैक्स स्लैब होती है। इनकम टैक्स स्लैब मतलब कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, फिर 30% है 10 लाख। तो वो ही इनकम टैक्स स्लैब एचयूएफ पर भी लागू होती है। और जैसे इंडिविजुअल को एग्जेम्पशन है कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता है, ऐसे एचयूएफ को भी अपनी इनकम की 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होता है।
और साथ में जो जैसे कि इंडिविजुअल के केस में सेक्शन 80 की डिडक्शन मिलती है, इनकम कम हो जाती है उससे, तो 80C 80D 80G है, तो ये सारी डिडक्शन के बेनिफिट भी एचयूएफ को मिलते हैं। तो एक तो एचयूएफ पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से लगता है, ऐसा नहीं कि कंपनी की तरह 30% 25% ऐसे लगेगा, इस पे इनकम टैक्स स्लैब इंडिविजुअल की तरह लगता है। 2.5 लाख तक की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसको भी मिलती है, इसको भी अंडर 80C के बेनिफिट्स मिलते हैं, सॉरी 80 सेक्शन 80 के बेनिफिट्स मिलते हैं। और साथ में ये कैपिटल गेन से रिलेटेड सेक्शन 54 और 54F का एग्जम्पशन को भी एंजॉय कर सकती है, वो भी एग्जम्पशन इनको इसको एचयूएफ को मिलती है। सेक्शन 54 क्या होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ रेसिडेंस, कोई रेसिडेंशियल हाउस बेचा, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और उसको आपने क्या करा, अपने किसी जो है रेसिडेंशियल कोई हाउस परचेज कर लिया, कंस्ट्रक्शन करवाया है, तो आपको जो कैपिटल गेन हुआ है, जितनी अमाउंट से आपने नया हाउस खरीदा है या कंस्ट्रक्ट करा है, वो अमाउंट क्या हो जाती है, आपका कैपिटल गेन कम हो जाता है। ऐसे सेक्शन 54F में क्या होता है, कोई सा भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और यदि उससे आपने कोई अपनी जो है रेसिडेंशियल हाउस परचेस या कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो उसमें आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है, जितने अमाउंट आपने परचेस की कैपिटल गेन आपका कम हो जाता है। तो वही बेनिफिट्स आपको इंडिविजुअल की तरह एचयूएफ को भी मिलते हैं। अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल को क्या होता है, उसकी एक हाउस प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रूप में ले सकता है, उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना होता है। सेम ऐसे ही एचयूएफ को भी बेनिफिट होता है, उसकी भी एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के रूप में वो ले सकता है, उसकी एनुअल वैल्यू क्या होगी, नील होगी। इसको हम एग्जाम्पल की तरह समझते हैं क्या होता है, जैसे कि मिस्टर एक्स है, उसकी खुद की इंडिविजुअल कैपेसिटी में कमीशन इनकम है 10 लाख की। अब क्या हुआ कि उसके पिताजी जो थे उन्होंने एफडी करवा रखी थी, अब पिताजी नहीं रहे, तो ये एफडी किसको मिल गई, मिस्टर एक्स में मान के चलते हैं कि मिस्टर एक्स जो है वो इकलौते बेटे हैं, तो जो एफडी थी वो किसको मिल गई, मिस्टर एक्स को मिल गई। उस एफडी से इंटरेस्ट इनकम होती है 5,50,000, 5,50,000 की इनकम उस एफडी से होती है। तो यदि अब इंडिविजुअल, अब पिताजी तो रहे नहीं, तो सारा टैक्स किसको भरना है, उस मिस्टर एक्स को देना है, तो अब मिस्टर एक्स की इनकम निकालते, टैक्स व्हेन एचयूएफ नॉट किया, हम ये मानते हैं कि उसने एचयूएफ क्रिएट नहीं किया है, तो उसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, 10 लाख और 5,50,000, टोटल 15,50,000 पे। अब वो इनकम टैक्स स्लैब क्या है, 2.5 लाख तक कुछ नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5% से 12,500, फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20% से 1 लाख और अबाउट 10 लाख 1,65,000। इस तरह से उसको टोटल कितना टैक्स देना पड़ेगा, 2,77,500, किस पर, 15,50,000 रुपए पे। अब तो यहाँ पर आपको टैक्स लायबिलिटी कितनी है, ये 2,77,500 टैक्स बनना है यदि आपने एचयूएफ नहीं बनाया। अब मान लीजिए आपने एचयूएफ बना लिया, तो एचयूएफ बना लिया तो अब क्या हो गया, इंडिविजुअल की कैपेसिटी में आप अलग आपकी इनकम असेस होगी और एचयूएफ की इनकम असेस अलग होगी। तो इसमें क्या हो, जैसे कि अब मानते हैं कि टैक्स ऑन इंडिविजुअल व्हेन एचयूएफ क्रिएट, हमने एचयूएफ बना रखा है, बना लिया है, तो अब इंडिविजुअल को सिर्फ अपनी ही इनकम पर टैक्स देना है। जैसे कि अब उसकी इनकम कितनी थी खुद की, 10 लाख रुपए, तो 10 लाख रुपए पे वो टैक्स उसका बनता है 1,12,500 रुपए का टैक्स। और अब जो 5,50,000 है किसके हाथों में टैक्सेबल होंगे, एचयूएफ के हाथों में, क्योंकि वो उसको कहां से मिली है, अपने पिताजी से। तो जो अब एचयूएफ में 5,50,000 रुपए का इंटरेस्ट इनकम आ गई, तो उस पे भी अब देखिएगा, इंडिविजुअल को भी 2.5 लाख का बेनिफिट मिला, 2.5 लाख तक उसको कोई टैक्स नहीं दिया, ऐसे एचयूएफ को भी 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है। और फिर जो बची हुई इनकम है 2.5 से 5 लाख तक पे उसको 12,500 रुपए टैक्स देगा 5% से। फिर जो बचा 50,000 है उस पे उसको कितना देना है, 20% से 10,000 रुपए टैक्स देगा। तो इस तरह से एचयूएफ कितना टैक्स देगा, टोटल 22,500। तो इंडिविजुअल कितना देगा, 1,12,500 और एचयूएफ कितना देगा, 22,500। इनकम वही है, लेकिन हमारी टैक्स लायबिलिटी की क्या क्या हो रही है, क्योंकि हमको क्या हुआ है, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए का हमको एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल गया। तो अब दोनों की अगर टैक्स देखें तो 1,12,500 प्लस 22,500, टोटल कितना टैक्स दिया हमने, 1,35,000 रुपए। जहां पहले हमको 2,77,500 टैक्स देना पड़ता था, वहां अब हमको 1,35,000 रुपए ही टैक्स देना पड़ा। इस तरह से 1,42,500 रुपए की हमको क्या हो गई, टैक्स सेविंग हो गई। तो इस तरह आप एचयूएफ बनाकर टैक्स सेविंग कर सकते हैं और ये पूरी तरह से लीगल है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एचयूएफ कैसे बनाई जाती है।
वन पर्सन कैन नॉट फॉर्म एचयूएफ। एचयूएफ एक ज्वाइंट फैमिली होती है, तो एक व्यक्ति तो एचयूएफ नहीं बना सकता है। इट कैन ओनली बी फॉर्म बाय अ फैमिली। एचयूएफ इज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एट द टाइम। जब हम मैरिज करते हैं तो एचयूएफ हमारी ऑटोमेटिकली बन जाती है। जैसे ही आपकी वाइफ आई, आपकी एचयूएफ बन गई है। लेकिन एचयूएफ में क्या होना चाहिए? कंसिस्ट ऑफ कॉमन एंसेस्टर एंड ऑल ऑफ हिज लिनियर डिसेंडेंट्स इंक्लूडिंग देयर वाइव्स एंड डॉटर्स। अब जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया था कि एचयूएफ में कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए, मतलब एक ही पूर्वज के वंशज होंगे और उनकी पत्नी और बेटियां भी उसमें शामिल होगी। हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख एचयूएफ बना सकते हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 को पार्टनर। अच्छा, को पार्टनर क्या होते हैं वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। को पार्टनर तो आपको, अब हम बात कर रहे हैं कि ये तो देखिए एचयूएफ तो क्या है, एचयूएफ तो आपकी ज्वाइंट फैमिली में आप रह रहे हैं, आप 2 जने भी हैं तो आपकी एचयूएफ बन गई है। लेकिन उस एचयूएफ से यदि आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स में आपको लीगल रूप मिले, एक टैक्स बेनिफिट मिले, तो उसके लिए आपका कम से कम उस एचयूएफ में 2 को पार्टनर्स होना जरूरी है। In this connection, it is worthwhile to mention that once a joint family income is assessed as that of HUF, it continue to be assessed as such in subsequent assessment year till partition. अब क्या होता है, यदि एक बार आपने HUF बना ली है तो HUF का कंटिन्यू हर साल आप असेसमेंट होगा, तब तक वो एक इनकम टैक्स में असेस होती रहेगी जब तक कि को पार्टनर्स के द्वारा पार्टीशन के लिए क्लेम नहीं किया जाता। मतलब जब तक एचयूएफ का पार्टीशन नहीं, एचयूएफ का पार्टीशन नहीं हो जाता है तब तक वो एचयूएफ क्या होगी, असेसेबल होती जाएगी, उसका असेसमेंट होता रहेगा। अच्छा, अब बात आती है कि अब एचयूएफ बनाना है हमको, इनकम टैक्स से बेनिफिट से ही बनाना है, तो उसके लिए कम से कम हमको 2 को पार्टनर होना जरूरी है। को पार्टनर्स क्या होते हैं, मेंबर से अलग होते हैं, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि अब एचयूएफ बनाने से क्या फायदा, ऐसा तो नहीं कि एचयूएफ हम बनाते क्यों, ताकि हमारा टैक्स बर्डन कम हो जाए। तो टैक्स बर्डन कैसे होगा, हमारा जो इनकम सोर्स है वो किसके पास चले जाए, एचयूएफ के पास चले जाए। तो अब बात आती है कि एचयूएफ की जो ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो होती है, एचयूएफ हमने मिल के बनाया है, जैसे कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने अपनी पत्नी और 2 बच्चे हैं, तो वो अपने साथ, तो वो अब क्या कर सकता है, एक एचयूएफ बना लिया उसने। अब उस एचयूएफ में प्रॉपर्टी भी तो होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी कैसे आ सकती है, एचयूएफ की प्रॉपर्टी कैसे आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी के तो एचयूएफ का मतलब है ही नहीं। तो एचयूएफ की जो प्रॉपर्टी है वो या तो एक गिफ्ट के द्वारा, एचयूएफ को यदि गिफ्ट मिलती है तो गिफ्ट के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी आ सकती है उसके पास, या फिर कोई विल के द्वारा एचयूएफ को प्रॉपर्टी दे सकता है, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो सकती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब अपने पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी हमको मिली है वो प्रॉपर्टी से आप एचयूएफ बना सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी एक्वायर्ड फ्रॉम द सेल ऑफ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, यदि कोई आपकी ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, जैसे कि मान लो कि आपके पूर्वज से आपको पूरी फैमिली को कोई ज्वाइंट प्रॉपर्टी मिली हुई है, तो उस ज्वाइंट प्रॉपर्टी को आपने बेच के जो पैसा आया उससे भी आपने कोई प्रॉपर्टी आप परचेस करके भी आप एचयूएफ बना सकते हैं। या फिर जो एचयूएफ के मेंबर्स हैं वो भी जो एचयूएफ में अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी आप एचयूएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये क्या बात कर रहे हैं हम कि एचयूएफ की कैपिटल कहाँ से आएगी, एचयूएफ का कॉर्पस कहाँ से आएगा, एचयूएफ फंड कहाँ से आएगा। तो एचयूएफ की जो क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, तो एक वो गिफ्ट के द्वारा ले सकता है, विल के द्वारा ले सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ले सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी विच अ मेल इनहेरिट्स फ्रॉम एनी ऑफ हिज 3 इमीडिएट मेल एंसेस्टर। कोई भी मेल है उसको इमीडिएट 3 इमीडिएट मेल एंसेस्टर, जैसे कि या तो उसके फादर से, ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर से उसको मिली हो, मतलब केवल इमीडिएट 3 मेल एंसेस्टर से उसको प्रॉपर्टी मिली हो, तो प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम एनी अदर रिलेशन इज नॉट ट्रीटेड एज एंसेस्टर। इसके अलावा किसी और रिलेटिव से मिली होगी तो नहीं होगी, तो उसको क्या होगी, 3 इमीडिएट एंसेस्टर से यदि कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो वो प्रॉपर्टी आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है और उससे आप अपना एचयूएफ बना सकते हैं। Property obtained by daughter from joint family property would be her absolute property. जो डॉटर को यदि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मिली हुई है तो वो उसकी वो खुद की प्रॉपर्टी है और उस पे जो टैक्स है वो खुद के इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाएगा। वो जॉइंट जो एचयूएफ पर उसकी जो है टैक्सेबल, वो एचयूएफ के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगी, वो उस
डॉटर्स के हाथों में टैक्सेबल होगी, चाहे वो प्रॉपर्टी जो है दिस विल आल्सो अप्लाई टू एनी लीगल हायर ऑब्टेनिंग प्रॉपर्टी इन द कैपेसिटी ऑफ डिसेंडेंट। यदि किसी लीगल हायर को भी कोई प्रॉपर्टी मिलती है तब भी वो उस पर यही चीज लागू होती है। वंस इज फॉर्म, अब एचयूएफ तो हमने बना लिया, एचयूएफ की प्रॉपर्टी भी हम ले आए, लेकिन अब उसको इनकम टैक्स में क्या करना है, हमको रजिस्टर्ड करवाना है। तो इसके लिए हमको एक एचयूएफ डीड बनानी होती है। वैसे तो यदि आपको इनकम टैक्स में अगर टैक्स बेनिफिट नहीं लेना है तो आप कैसे भी एचयूएफ बनाए, इससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स में बेनिफिट लेना है तो आप एक एचयूएफ डीड बनाए। अच्छा, एचयूएफ डीड के फॉर्मेट आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। उसमें क्या होता है कि एचयूएफ मेंबर्स की डिटेल्स देनी होती है, उसका एचयूएफ क्या बिजनेस है एचयूएफ का वो बताना होता है। तो वो सारी डिटेल हम के लिए हम एक डीड बना सकते हैं। उसका जैसे पार्टनरशिप डीड बनती है वैसे एचयूएफ डीड बनती है, और इसका सिंपल सा फॉर्मेट होता है, वो आप ले सकते हैं और उसको नोटराइज करवा सकते हैं। तो फिर उसके बाद आपको एक तो आपको एचयूएफ डीड बनानी होती है, उसके बाद एक पैन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है जो किसके नाम पे होगा, एचयूएफ के नाम पर होगा। और पैन नंबर के लिए आपको फॉर्म 49A, जैसे कि हम दूसरों अपना इंडिविजुअल का सभी का पैन बनवाते हैं वैसे ही फॉर्म 49A भरना होगा। उसके साथ आप एचयूएफ डीड लगाएं और आपको एक पेन नंबर अपने नाम का इश्यू करवा सकते हैं एचयूएफ का नाम का। और फिर बैंक अकाउंट, एक आपको बैंक एचयूएफ के नाम का एक बैंक अकाउंट भी ओपन करना होगा। अच्छा, अभी हमने बात की है कि एचयूएफ का जो फंड है वो एचयूएफ गिफ्ट भी ले सकता है। तो एचयूएफ जो है गिफ्ट ले सकता है, चाहे वो रिलेटिव से ले या नॉन रिलेटिव से ले। लेकिन यदि एचयूएफ अपने खुद के मेंबर से गिफ्ट लेता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है। और यदि वो एचयूएफ जो है नॉन मेंबर से गिफ्ट लेता है तो उसके ऊपर भी गिफ्ट लेता है तो उसके ऊपर वो टैक्स, उसकी टैक्सेबल इनकम होगी। जैसे तो ये आप समझ लें कि जैसे कि मान लो कि एचयूएफ ने 2 लाख रुपए अपने मेंबर्स से गिफ्ट में लिए, तो वो तो क्या होंगे, उस पर कोई टैक्स लायबिलिटी एचयूएफ को नहीं। लेकिन 2 लाख रुपए उसने अपने फ्रेंड से गिफ्ट के रूप में लिए, तो जो मेंबर से लिए वो तो एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन जो फ्रेंड से 2 लाख रुपए लिए हैं वो टैक्सेबल होते हैं। तो अब 2 लाख रुपए क्या हो गए, एचयूएफ की इनकम हो गई। और मान लीजिए एचयूएफ 2 लाख तो ये हो गए, और एचयूएफ की खुद की भी बिजनेस से एचयूएफ के बिजनेस से इनकम जो है वो 2 लाख रुपए है। ऐसे करके उसकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए हो गई। तब इस 4 लाख रुपए में वो 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट ले लेगा। जो बचा 1.5 लाख रुपए वो चाहे तो एटीसी में इन्वेस्ट करके, एचयूएफ क्या है, एचयूएफ सारे एटी की डिडक्शन ले सकता है। तो वो अपने मेंबर्स के लिए इंश्योरेंस भी ले सकता है, एटीडी की भी डिडक्शन होता है, वो डोनेट भी कर सकता है, एटीजी का बेनिफिट ले सकता है, तो एफडी करवा सकता है, और एटीसी के जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकता है। तो उन सबको चाहे तो एटीसी में इन्वेस्ट करके 1.5 लाख का बेनिफिट लेके इस तरह से पूरी 4 लाख की वो टैक्स फ्री इनकम करवा सकता है। लेकिन वो, तो यह बात क्लियर हो गई कि यदि मेंबर्स गिफ्ट देते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं है, लेकिन यदि नॉन मेंबर से गिफ्ट मिलती है तो टैक्सेबल होती है। अब बात आती है कि एचयूएफ गिफ्ट दे सकता है, तो एचयूएफ गिफ्ट दे सकता है केवल अपने फैमिली मेंबर्स को, या तो जैसे किसी यदि फैमिली में किसी की शादी होती, मतलब कि एचयूएफ क्या है, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। तो ऐसा एचयूएफ ऐसा तो नहीं कि कर्ता जो है, एचयूएफ का जो हेड है, कर्ता है, वो अपनी मर्जी से किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। एचयूएफ सिर्फ गिफ्ट नहीं दे, एक तरह से देखा जाए तो एचयूएफ गिफ्ट नहीं दे सकता है। वो गिफ्ट दे सकता है तो किसको, अपनी ज्वाइंट फैमिली के रूप में आपको गिफ्ट देना है। जैसे कि मान लो परिवार में बेटी की शादी हुई तो उस बेटी को पूरी फैमिली की ओर से गिफ्ट दी जा सकती, तब एचयूएफ गिफ्ट दे सकता है। एचयूएफ अपने मेंबर्स के ऊपर खर्चा कर सकता है, लेकिन वो सब में बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मर्जी से करता किसी को भी आप गिफ्ट दे सकते हैं। तो एचयूएफ गिफ्ट तो ले तो सकता है, लेकिन देने में उसको देखना होगा कि वो पूरी फैमिली को के ऊपर लागू होती हो, या पूरी फैमिली के खर्चे अगर वो है तो खर्चे कर सकता है। फैमिली की ओर से अपने घर में शादी है उसमें गिफ्ट दे सकता है। एक बात और यहाँ पे मैं बताऊंगी कि जैसे हमने प्रॉपर्टी का देखा था कि प्रॉपर्टी जो हम बनाते हैं एचयूएफ में, वो आप व्हील के थ्रू भी प्रॉपर्टी, गिफ्ट के थ्रू आपने देख ली, ठीक है, गिफ्ट आप ले सकते हो। अच्छा, गिफ्ट से एचयूएफ बनाना बहुत आसान होता है। क्यों?
क्योंकि इसमें क्या होता है कि गिफ्ट लिया भले ही वो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन इससे आपकी जो एचयूएफ तो आपको बन जाएगा ना। और फिर आप 2.5 लाख रुपए करके लेंगे तो आप अपना शुरू में तो आपकी बिजनेस इनकम इतनी होगी भी नहीं एचयूएफ की, तो आप इसे 2.5 लाख रुपए करके यदि आप गिफ्ट लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हर साल अपनी जो कैपिटल है, अपना फंड है, वो बढ़ा भी सकते हैं और आपको टैक्स भी देना नहीं पड़ेगा। तो आप जो है गिफ्ट आप लेने, गिफ्ट इसका बहुत आसान तरीका होता है। व्हील के द्वारा भी यदि आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उससे भी आप अपना एचयूएफ बना सकते हैं। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी है तो उससे तो खैर आप बना ही सकते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी हम समझ लिया जो हमको पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिलती है। या फिर यदि मान लीजिए कि कोई पुराना एचयूएफ है, मतलब वो बड़ा एचयूएफ मतलब आपके दादाजी का एचयूएफ है, फिर दादाजी का एचयूएफ जो था उसका क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, तो वो जो प्रॉपर्टी थी वो आपको उसकी एचयूएफ प्रॉपर्टी में से आपको हिस्सा मिला है, उस प्रॉपर्टी से भी आप अपना एचयूएफ, खुद का एचयूएफ बना सकते हैं। अच्छा, एचयूएफ में ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ एक एचयूएफ बना सकते, आप दूसरे एचयूएफ के भी मेंबर हो सकते हैं। जैसे दादाजी का एचयूएफ है तो आप उसके भी मेंबर हो सकते हैं। अगर आपके पिताजी ने अलग एचयूएफ बनाया है तो आप उसके भी मेंबर हो सकते हैं, और आप खुद के एचयूएफ बना के अपने एचयूएफ के भी मेंबर हो सकते हैं। तो इस तरह से कोई प्रॉपर्टी, एक यदि कि मेंबर चाहे तो अपनी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है, एक तो हमको पूर्वजों से मिली प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एक हमारी खुद की प्रॉपर्टी है, उससे भी आप एचयूएफ में प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो अब उससे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स में क्लबिंग इनकम क्लब के जो प्रोविजन है, क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजन लागू हो जाएंगे। मतलब कि यदि कोई इंडिविजुअल जैसे एचयूएफ का मेंबर, एचयूएफ का करता है, मान ले एचयूएफ का मेंबर है, अगर अपनी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी, उसकी कुछ खुद की प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी एचयूएफ को देना चाहे तो एचयूएफ को प्रॉपर्टी दे तो सकता है, वो प्रॉपर्टी एचयूएफ की हो तो जाएगी, लेकिन उस इंडिविजुअल की उस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम होगी, जैसे कि मान लो कि उसने एक मकान एचयूएफ को दे दिया तो उस मकान से उसको रेंटल इनकम हो रही है, तो वो रेंटल इनकम जो है वो किसके हाथों में टैक्सेबल होगी, उस इंडिविजुअल्स मेंबर के खुद के हाथों में टैक्सेबल होगी। क्लबिंग प्रोविजन लागू हो जाएंगे और उसके खुद के हाथों में ही वो इनकम टैक्सेबल होगी। हाँ, लेकिन उस इनकम, जैसे रेंटल इनकम आई, फिर उस इनकम से फिर आपने कोई इनकम अर्जित की, मतलब मान लो कि वो रेंटल इनकम को आपने कहीं पे किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, उससे आपको डिविडेंड मिला, तो वो डिविडेंड इनकम जो है एचयूएफ के हाथों में, मतलब इनकम की इनकम जो है वो एचयूएफ के हाथों में ही टैक्सेबल होगी, लेकिन सिर्फ जो प्रॉपर्टी उसने एचयूएफ को दी, उस प्रॉपर्टी की इनकम है वो इंडिविजुअल के हाथों में होगी। हाँ, ये है कि जो प्रॉपर्टी उसने एचयूएफ को ट्रांसफर की, यदि उससे होने वाली इनकम टैक्स फ्री इनकम है, एग्जम्प्टेड इनकम है, तो फिर इंडिविजुअल के हाथों में भी वो एग्जम्प्ट नहीं होगी। ये तो टैक्स प्लानिंग का बहुत अच्छा तरीका हो गया आपके, क्योंकि वो जब वो इनकम ही एग्जम्प्टेड इनकम है तो फिर वो इंडिविजुअल के हाथों में भी टैक्सेबल नहीं होगी और एचयूएफ के हाथों में तो होना ही नहीं है, और फिर उससे जो इनकम होगी वो किसके ऊपर होगी, वो एचयूएफ के ऊपर। तो इस तरह से आप एचयूएफ में जो है प्रॉपर्टी के ऊपर आप ध्यान रखें कि यदि आप खुद की प्रॉपर्टी ट्रांसफर, मेंबर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उस पर क्लबिंग प्रोविजन लागू होते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं कि हु इज द कर्ता ऑफ एन एचयूएफ में बैंक अकाउंट बना लिया, एचयूएफ खुद अपना बिजनेस करेगा, उसकी जो भी बिजनेस है एचयूएफ मिलकर, एचयूएफ का भी बिजनेस हो सकता है, वो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी मिली, उस प्रॉपर्टी को बेच के वो कुछ बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, तो वो बिजनेस करता है। तो इन सबको करने के लिए कौन होगा, तो इसके लिए जो एक कोई तो मेन व्यक्ति चाहिए, तो उसको बोलते हैं कर्ता। तो जो हेड ऑफ द एचयूएफ होता है, जो एचयूएफ बनाता है, वो क्या होता है, कर्ता होता है। तो ही इज द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, वो फैमिली का सबसे सीनियर व्यक्ति होता है और वो मेल होता है। कर्ता मस्ट बी को पार्टनर, देखिए यहाँ पे फिर को पार्टनर आया, कर्ता जो होता है वो को पार्टनर होना जरूरी होता है। मेंबर और को पार्टनर में अंतर होता है, वो अभी हम जस्ट इसके बाद देखेंगे। तो बात हमने कर्ता की कर ली, तो एक कर्ता, पहली बात तो जब एचयूएफ बनेगा तो जो व्यक्ति बनाएगा पहला कर्ता तो वो ही होगा उसका, लेकिन उसके बाद अब बात आती है कि यदि वो कर्ता जो है उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो भी परिवार का एल्डेस्ट मेंबर है, वो कर्ता, जो एल्डेस्ट सन जो है वो उसका जो है कर्ता, एचयूएफ का कर्ता बन जाएगा। यहाँ अब जो मेल मेंबर है, लेकिन एएफ जो था पहले था, लेकिन अब जो, जैसे कि मैंने बताया 2005 में क्या हुआ था कि बेटियों को भी बेटों के बराबर सारे अधिकार दिए गए, तो इसलिए अब एल्डेस्ट चाइल्ड मतलब बेटी भी जो है वो फैमिली का कर्ता, एचयूएफ की कर्ता बन सकती है।
लेकिन बेटी एचयूएफ की कर्ता बन सकती है, लेकिन यदि उस कर्ता की वाइफ जो है, जो कर्ता की डेथ हुई है उसकी वाइफ जो है वो कभी भी जो है कर्ता नहीं बन सकती है। बेटी बन सकती, क्योंकि बेटी को अब बेटों के बराबर ले लिया है, तो बेटी एचयूएफ की कर्ता बन सकती है, यदि वो एल्डेस्ट है तो बन सकती है, लेकिन उस कर्ता की वाइफ नहीं बन सकती। कर्ता की वाइफ क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वाइफ मेंबर होती है, को पार्टनर नहीं होती है। को पार्टनर को ही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, कर्ता मस्ट बी को पार्टनर, कर्ता का को पार्टनर होना जरूरी होता है। तो कर्ता की जो वाइफ है वो कर्ता नहीं बन सकती है, उनका बेटा या बेटी बन सकते हैं। अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, कर्ता ऐसा है कि मान लीजिए कि यदि एचयूएफ बनाया, मिस्टर एक्स ने एचयूएफ बनाया अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ, मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, माइनर है, तो ऐसी स्थिति में अब कोई बचा ही नहीं, तो फिर जब तक वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उसकी मिस्टर एक्स की वाइफ उन बच्चों के बिहाफ पर एचयूएफ की कर्ता बन सकती है। वो कोर्ट से परमिशन लेकर वो अपने एचयूएफ को कंटिन्यू कर सकती है तब तक जब तक कि वो बच्चे बड़े नहीं हो जाते, मैच्योर नहीं हो जाते हैं, तब तक वो उस कर्ता की वाइफ, हालांकि वो कर्ता की कैपेसिटी में नहीं कर रही है वो काम, लेकिन उस एचयूएफ को वो संभाल सकती है उस अपने बच्चों के बिहाफ पर। तो क्योंकि लेकिन किसी भी कंडीशन में कर्ता की वाइफ जो होती है वो कभी भी कर्ता नहीं बन सकती है। कैन अ वुमन भी एचयूएफ करता? जैसे कि मैंने बताया कि 2005 में बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार दिए गए हैं। वैसे 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक डिसीजन लिया गया था कि एक फीमेल जो है वो भी एचयूएफ की कर्ता बन सकती है, हालांकि इनकम टैक्स एक्ट में इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। चलिए अब हम बताते हैं कि एचयूएफ को पार्टनर क्या होता है। एचयूएफ को पार्टनर क्या होता है कि मेल में पहले जो होता था कि मेल मेंबर्स को ही को पार्टनर जो होते हैं वो होते हैं बाय बर्थ जो बनते हैं, मतलब एचयूएफ में बाय बर्थ जो जन्म लेते जाते हैं मेल मेंबर्स थे वो को पार्टनर बनते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि बेटियां भी बन सकती है, तो बेटियां भी को पार्टनर हो सकती है, मतलब जिसका भी, जैसे कि मिस्टर एक्स ने एचयूएफ बनाया तो मिस्टर एक्स जो एक तो मेल व्यक्ति को पार्टनर क्या होता है, एक मेल हो सकता है, मेल होता है, तो वो पहला तो जो करता है जिसने एचयूएफ बनाया वो खुद को पार्टनर है। अच्छा, एचयूएफ बन भी मेल व्यक्ति के द्वारा ही मेल के द्वारा ही बनाया जा सकता है, फीमेल के द्वारा एचयूएफ नहीं क्रिएट किया जा सकता है। तो अब जैसे मिस्टर एक्स ने बनाया तो एक्स को पार्टनर हो गया। अब यदि मैंने शुरू में देखा कि 2 को पार्टनर होने चाहिए, तो बाय को पार्टनर जो होते हैं बाय बर्थ होते हैं। अब जो मिस्टर एक्स के जो बच्चे हैं वो क्या बनेंगे, उसके को पार्टनर, वो एचयूएफ के मेंबर भी होंगे, को पार्टनर भी होंगे। तो बच्चे में चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों ही को पार्टनर, बेटी मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो को पार्टनर और मेंबर दोनों बन सकती है। तो वो जो है कर्ता की फैमिली में 2 को पार्टनर होना एचयूएफ बनाने के लिए जरूरी होता है। और फीमेल को जो होती है, मतलब जो कर्ता की वाइफ होती है या फिर जो उसका कर्ता का जो बेटा है, बेटे की भी शादी होगी तो बेटे की जो वाइफ है उनको सिर्फ एचयूएफ का मेंबर माना जाता है, को पार्टनर नहीं माना जाता है। अच्छा, को पार्टनर मेंबर्स में डिफरेंस होता है कि जो को पार्टनर होते हैं वो पार्टीशन के लिए बोल सकते हैं कि इस एचयूएफ का पार्टीशन कर सकते हैं, उस पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी मेंबर्स पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकते। एचयूएफ के केस में अब मेंबर्स कौन हुआ, जो भी मेल मेंबर्स है उनकी वाइफ। तो सभी मेल मेंबर्स की वाइफ जो हो गई वो फीमेल्स जो है वो, क्योंकि अब बेटियों को भी इन्होंने को पार्टनर में इंक्लूड कर लिया है, तो बेटा और बेटी दोनों ही जो है उसके लिए बोल सकते हैं कि पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी वाइफ है, क्योंकि वो बाय बर्थ वो एचयूएफ का मेंबर नहीं बनती है, तो उनको पार्टीशन की डिमांड करने का राइट नहीं है। लेकिन हाँ, उनको पार्टीशन की डिमांड करने का राइट नहीं है, लेकिन पार्टीशन में अपना शेयर लेने का राइट है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी जो मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसका बेटा जो है वो उसका को पार्टनर बनते हैं, बेटा बेटी। अब वो जब उसके लिए मान ली कि उनका पार्टीशन करते हैं तो उस पार्टीशन में अपना
हिस्सा लेने के लिए वो जो उसकी माँ है, मदर है, वो मदर बराबर उसमें अपना शेयर ले सकती है। वो ये नहीं बोल सकती कि आप प्रॉपर्टी को जो एचयूएफ का पार्टीशन करे, लेकिन वो उस पार्टीशन के वक्त अपना शेयर्स लेने का अधिकार उसको पूरा होता है। तो देखिए, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 विच केम इनटू फोर्स फ्रॉम सितंबर 9 सितंबर 2005 से अमेंडमेंट लाया गया है कि बेटा और बेटी दोनों को इक्वल राइट दिए गए हैं। तब पहले जो नहीं तो पहले अनमेरिड को कुछ भी नहीं एचयूएफ का हिस्सा नहीं माना जाता था, लेकिन उसके बाद से क्या है, अनमेरिड को भी, मैरिड और अनमेरिड बेटियों को बराबर राइट्स दिए गए हैं। तो डॉटर भी है, को पार्टनर्स बन सकती है, वो कर्ता भी बन सकती है। चलिए, तो आपने समझा कि को पार्टनर, सच को पार्टनर का सिर्फ इसीलिए बोला गया है क्योंकि को पार्टनर को जो राइट है पार्टीशन का की डिमांड करने का राइट होता है। अब बात करते हैं पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। मैंने बताया कि एचयूएफ तब तक असेस होता रहेगा जब तक कि पार्टीशन नहीं हो जाता है। तो पार्टीशन मीन्स क्या होता है, वही प्रॉपर्टी का डिवीजन करना, सभी सदस्यों में प्रॉपर्टी का बढ़ जाए। जब पार्टीशन ऑफ एचयूएफ होता है ना, तो जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबके बीच में वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है। अब पार्टीशन कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय को पार्टनर। पार्टीशन कौन क्लेम कर सकता है, को पार्टनर। द फॉलोइंग पर्सन आर आल्सो एंटाइटल्ड टू देयर शेयर, लेकिन ये जो व्यक्ति वो प्रॉपर्टी में अपना शेयर ले सकते, कौन, ए चाइल्ड इन द वॉम्ब ऑफ मदर एट द टाइम ऑफ पार्टी। यदि पार्टीशन के समय किसी महिला के गर्भ में कोई बच्चा है तो वो बच्चा भी एचयूएफ की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने के लिए हकदार है। मदर है, यदि फादर की डेथ हो जाती, जैसे मैंने बताया मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, तो उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्टीशन कर रहे हैं, तो वो मदर जो है वो भी अपना गेट इक्वल शेयर इफ देयर इज ए पार्टीशन बिटवीन सन्स आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। यदि फादर की डेथ हो जाती है तो मदर को भी अपना इक्वल शेयर लेने का अधिकार होता है। मतलब अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के साथ साथ एक मदर का भी साथ वो जो प्रॉपर्टी वो 3 हिस्सों में बटेगी। असेसमेंट आफ्टर पार्टीशन, जो ज्वाइंट फैमिलीज की जो भी बिजनेस था, जो भी एचयूएफ की इनकम थी, वो पार्टीशन होने की तारीख तक जो है वो एचयूएफ के हाथों में टैक्सेबल होगी, और उसके बाद से इंडिविजुअल प्रॉपर्टी की इनकम है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, वो सब फिर इंडिविजुअल के हाथों में टैक्सेबल होगी। अच्छा, एचयूएफ को यदि आप चाहते हैं कि उसका जो है पार्टीशन करवा दिया जाए तो उसका असेसमेंट तो इसी जरूर, उसका मैंने बताया कि जैसे ही एचयूएफ में आप चालू असेसमेंट चालू होता है तो वो कब तक होता है पार्टीशन में, तो इसके लिए आपको असेसिंग ऑफिसर के सामने आपको ये क्लेम जो है आपको करना पड़ेगा कि हम पार्टीशन करना चाहते हैं। फिर वो आफ्टर पूरी इंक्वायरी करेगा और उसके बाद आपको परमिशन देगा, और उसके बाद क्या होगा, आपका जो एचयूएफ के रूप में असेसमेंट है वो बंद हो जाएगा। अच्छा, ये जो एचयूएफ पार्टीशन होता है, अब जैसे मैंने बताया मिस्टर एक्स के 2 बच्चे हैं, तो अब जो बेटा है बेटी है, तो जो बेटा चाह रहा है कि नहीं, मैं अब जो प्रॉपर्टी मेरे जो हिस्सा मुझे आया उससे मैं फिर एक एचयूएफ बनाऊं अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ, तो फिर वो इस तरह से वो एचयूएफ बना सकता है, और वो एचयूएफ की प्रॉपर्टी उसकी खुद के एचयूएफ की प्रॉपर्टी वो हो सकती है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है आपको कि मैंने बार बार आपको बता रही हूँ कि जैसे बाय बर्थ एचयूएफ के मेंबर वो बन जाते हैं, वो को पार्टनर भी बन जाते हैं, तो बेटा और बेटी तो को पार्टनर बन जाते हैं। जैसे मिस्टर एक्स थे, मिस्टर एक्स का एक बेटा था एक बेटी थी, तो उनका बेटा और बेटी दोनों को पार्टनर बन गए, दोनों उसके मेंबर बन गए। अब बेटे की शादी हो गई तो बेटे की पत्नी और बेटे के बच्चे वो भी उसके एचयूएफ के मेंबर बन जाएंगे। लेकिन यदि बेटी है तो बेटी तो को पार्टनर भी रहेगी, मेंबर भी रहेगी, चाहे उसकी शादी होती है या ना होती। लेकिन यदि बेटी की शादी हो जाती है तो बेटी का जो हस्बैंड है, यानी कि जो दामाद है वो, या फिर बेटी के बच्चे जो हैं वो एचयूएफ का मेंबर नहीं बनेंगे। ना वो एचयूएफ का मेंबर बेटी जो है वो सिर्फ खुद बन सकती है। जैसे बेटे के केस में तो क्या है, वो फिर उसकी शादी होती तो उसकी पत्नी फिर उसके बच्चे उसके मेंबर बनते हैं, लेकिन बेटी के केस में सिर्फ बेटी ही मेंबर बन सकती है, को पार्टनर बन सकती है। बेटी के बच्चे जो हैं वो, या फिर उस बेटी का जो हस्बैंड है वो को पार्टनर या मेंबर एचयूएफ का नहीं बनता है।
इनकम सोर्सेज ऑफ एचयूएफ क्या क्या हो सकते हैं? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम एचयूएफ कोई सैलरी तो ऐसा तो नहीं कि कहीं काम करके सैलरी ले सकता है, तो इनकम फ्रॉम सैलरी एचयूएफ के केस में नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन यदि उसकी हाउस प्रॉपर्टी है तो उससे रेंटल इनकम हो सकती है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एचयूएफ में केस में हो सकती है। प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, यदि एचयूएफ अपना जॉइंट बिजनेस जो है आपका, यदि एचयूएफ के केस में यदि आपके पास जॉइंट बिजनेस है तो वो बिजनेस आप जो है वो एचयूएफ की में टैक्सेबल होता है, उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट और गेन होता है वो टैक्सेबल होता है। लेकिन हाँ, यदि कोई बिजनेस एचयूएफ बिजनेस कर सकता है, प्रोफेशन इस पे लागू नहीं होता है, मतलब एचयूएफ के द्वारा प्रोफेशन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ मैंने प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस लिखा है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन नहीं लिखा है। कैपिटल गेन, यदि एचयूएफ अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज करता है, एचयूएफ की कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज होती है, उस पर कैपिटल गेन होता है, तो वो कैपिटल गेन सोर्स में आता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एचयूएफ भी एचयूएफ क्या कर सकता है, अपनी इनकम को री इन्वेस्ट कर सकता है, उसको भी डिविडेंड की इनकम हो सकती है, वो एफडी करवा सकता है, उसको इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, वो कहीं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, वो शेयर्स खरीद सकता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो सारे काम जो इंडिविजुअल कर सकता है एचयूएफ भी कर सकता है। तो एचयूएफ की इन चारों हेड से क्या हो सकती है, इनकम हो सकती है। अब कुछ और पॉइंट से टैक्सेबिलिटी से रिलेटेड वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो एचयूएफ की इनकम को कैसे टैक्सेबिलिटी कैसे कंप्यूट करते हैं, तो जैसे हम इंडिविजुअल निकालते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ऐसे ही एचयूएफ के केस में भी यदि उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, अदर सोर्सेज की इनकम, बिजनेस की इनकम, कैपिटल गेन सब मिला के उसकी टोटल इनकम अलग डिफरेंट हेड की अलग अलग इनकम निकाल लेते हैं। और फिर जैसे हम रिटर्न फाइल करते हैं वैसे ही एचयूएफ को भी रिटर्न फाइल करना होता है, उसको भी अपना टैक्स देना होता है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कीप इन माइंड व्हिल कंप्यूटिंग, जब इनकम को कंप्यूट करते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान रखने चाहिए। इफ फंड्स ऑफ एन एचयूएफ आर इन्वेस्टेड इन अ कंपनी और अ फर्म, fees or remuneration received by the member as a director or partner in the company or firm may be treated as income of the family। क्या होता है कि यदि एचयूएफ ने अपनी इनकम को किसी फर्म, कंपनी में या लगाया है और वहां से यदि आपको कोई रेम्यूनरेशन, एचयूएफ को रेम्यूनरेशन मिलता है या फिर कोई डिविडेंड मिलता है, तो ये सब क्या है, एचयूएफ की खुद की इनकम होगी। अच्छा, एचयूएफ की ओर से काम कौन करेगा, कर्ता करेगा, लेकिन यदि वो एचयूएफ के बिहाफ पर कर रहा है, मतलब जो फंड, देखिए, if fees or remuneration is earned essentially as a result of investment of fund, फंड का इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, किसकी इनकम से हो रहा है, एचयूएफ की इनकम से हो रहा है। तो चाहे एचयूएफ का कर्ता वहां पर काम करेगा, लेकिन यदि उसको जो कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, कोई फर्म मिलता, फीस मिलती है, डिविडेंड मिलता है, और इन्वेस्टमेंट किसने किया था, एचयूएफ ने, तो उस सारे केस में ये सारी इनकम किसकी होगी, एचयूएफ के हाथों में टैक्सेबल होगी। If fees or remuneration is earned for services rendered by the member in his personal, यदि लेकिन मेंबर जो है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर किसी को सर्विस दे रहा है या और रेम्यूनरेशन ले रहा है, फीस ले रहा है, तो फिर उसकी पर्सनल इनकम कहलाएगी। अच्छा, एचयूएफ जैसे खुद रेम्यूनरेशन ले सकता है, उसकी इनकम से, ऐसे ही एचयूएफ के काम करने के लिए एचयूएफ चाहे, एचयूएफ में यदि कोई करता है या फिर कोई एनी अदर मेंबर से, तो एचयूएफ भी रेम्यूनरेशन, सैलरी अपने कर्ता को या फिर अपने मेंबर्स को जो जो उसने सर्विसेज दी है उसके लिए पे कर सकता है। तो ये जो रेम्यूनरेशन और ये जो देगा वो आपके वैलिड होने चाहिए। वैलिड मतलब अगर आप किसी और को अपॉइंट करते, और जैसे आप किसी मैनेजर को अपॉइंट करते हो और मैनेजर जो काम, जितनी सैलरी आप मैनेजर को देते हो उतनी सैलरी यदि आप अपने मेंबर को दे रहे हैं और वो आप मैनेजर का काम कर रहा है, तो वो आप उसको दे सकते हैं सैलरी, और वो सैलरी आप एचयूएफ की इनकम में, जैसे बिजनेस है तो बिजनेस की इनकम में से वो एक्सपेंसेस के रूप में डिडक्टेबल होगा। मतलब एचयूएफ अपने मेंबर्स को, कर्ता को रेम्यूनरेशन दे सकता है। फॉलोइंग इनकम्स आर नॉट टैक्स्ड एज इनकम ऑफ एचयूएफ, कुछ इनकम है जो कि एचयूएफ के हाथों में टैक्सेबल नहीं होती। कौन कौन सी है, इफ अ मेंबर हैज कन्वर्टेड और ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इनटू जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी इज नॉट टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द फैमिली। देखो, मैं शुरू में भी बताया था कि यदि कोई एचयूएफ का मेंबर है, वो अपनी खुद की कमाई से यदि कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड करता है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसकी,
वो बिना एडिक्वेट, बिना पर्याप्त कंसिडरेशन लिए, यदि अच्छा कंसिडरेशन लेकर अगर वो करता है ना, जैसे कि कोई एचयूएफ को कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो वो चाहे तो बाहर वाले व्यक्ति से खरीदे या इंडिविजुअल से खरीदे, एक ही बात है, लेकिन उसने बराबर, जैसे कोई 20 लाख की प्रॉपर्टी यदि वो बाहर के व्यक्ति से खरीदता है, अगर वो 20 लाख की प्रॉपर्टी चाहे तो इंडिविजुअल उसके फैमिली मेंबर से भी खरीद सकते, उसने बराबर उस प्रॉपर्टी के लिए क्या करा है, कंसिडरेशन पे किया है, तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि उसने कंसिडरेशन नहीं दिया, वैसे ही प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन या कम कंसिडरेशन के यदि उसने जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में दे दी है, तो फिर उस प्रॉपर्टी जो है वो किसके हाथों में, मैंने बताया उस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, तो वो इनकम उस इंडिविजुअल के हाथों में ही टैक्सेबल होगी। ठीक है, हाँ, लेकिन उस इनकम की इनकम होती तो किसके हाथों में टैक्सेबल होगी, एचयूएफ के हाथों में। पर्सनल इनकम ऑफ अ मेंबर्स कैन नॉट बी ट्रेडेड एज इनकम ऑफ एचयूएफ, सिंपल सी बात है। यदि कोई पर्सनल कैपेसिटी मेंबर है, कोई पर्सनल कैपेसिटी में इनकम करता हो, वो कहीं पे मान लो सैलरी आती है उसकी, या उसका खुद के मकान पे रेंटल इनकम है, तो वो सब उसकी पर्सनल कैपेसिटी में टैक्सेबल होगी, इंडिविजुअल कैपेसिटी में नॉट, एचयूएफ के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगी। स्त्री धन is absolute property of a woman, hence income arising therefrom is not taxable as income of HUF। स्त्री धन जो होता है, जैसे कि बताइए कि अपने बेटे हैं, बेटों की शादियां होती, पत्नी है, उनकी पत्नी है, उनका जो सच जो मायके से जो लाया जाता है वो स्त्री धन होता है। तो स्त्री धन पूरी तरह से उस वुमन की प्रॉपर्टी है और उसी के हाथों में टैक्सेबल होगी, वो एचयूएफ के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम फ्रॉम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ डॉटर इज नॉट टैक्स, यदि इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, डॉटर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से कोई इनकम होती है तो वो एचयूएफ के हाथों में टैक्सेबल नहीं होगी, इवन इफ सच प्रॉपर्टी इज वेस्टेड इनटू एचयूएफ बाय डॉटर, भले ही वो प्रॉपर्टी किसमें, एचयूएफ में वेस्टेड ही क्यों ना हो, तब भी वो किसके हाथों में टैक्सेबल होगी, डॉटर के हाथों में टैक्सेबल होगी। एचयूएफ बनाने के क्या डिसएडवांटेज भी, अभी तो हम तो एडवांटेज ही देखे जा रहे थे कि उससे हमारा टैक्स कम हो जाता है। तो जी हाँ, इसके डिसएडवांटेज सबसे बड़ा क्या होता है, इक्वल राइट्स ऑफ, एचयूएफ के केस में क्या होता है, जितने भी मेंबर्स है वो सब में प्रॉपर्टी इक्वल इक्वल बढ़ जाती है। तो ये जो इक्वलिटी है वो उसको अब एचयूएफ बहुत अपने आप ही, जैसे बाय बर्थ हो रहा, बेटे फिर बेटे, तो इस तरह से वो बहुत ही बड़ी जो मेंबर्स है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में क्या होती है, लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो बाय बर्थ मेंबर्स बनते जाते हैं, फिर बाय मैरिज, जैसे बेटे हैं तो बेटों की शादियां होती है तो वो जो उनकी वाइफ है वो भी इसका मेंबर बनते हैं, तो इसे एचयूएफ बहुत बड़ा रूप ले लेता है और सबके बराबर के अधिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। पार्टीशन, पार्टीशन करना होता है तो क्या होता है कि यदि खुद की प्रॉपर्टी है तो आप इजीली उसको, आपको सेल करना तो सेल कर दोगे, लेकिन यदि पार्टीशन के लिए आप चाहते हो कि एचयूएफ को डिसॉल्व कर दे, खत्म कर दे, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका कि उसका पार्टीशन हो। पार्टीशन कब हो सकेगा, जब एचयूएफ के सभी मेंबर्स उसके लिए एग्री हो जाए। तो उस पार्टीशन के लिए सबको एग्री होना बहुत मुश्किल होता है। एचयूएफ कंटिन्यू टू बी ऐसे सच टिल अ पार्टीशन। अब एचयूएफ का सबसे बड़ा तो यही है कि वो डिसॉल्व नहीं होती, उसका क्या होना चाहिए, पार्टीशन। पार्टीशन भी जो है ना एचयूएफ का, वो पार्टीशन पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आधा पार्टीशन हुआ है कि कुछ हम एचयूएफ बनाए, उसके पास 4 प्रॉपर्टी, तो आप सोचिए कि कोई 2 मेंबर है वो सोचे कि हमको एक प्रॉपर्टी दे दी जाए और हम हमारी प्रॉपर्टी लेके निकल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी तरह से पार्टीशन होगा एचयूएफ का, आंशिक तौर पे एचयूएफ का पार्टीशन नहीं हो सकता है। आप एक प्रॉपर्टी अलग नहीं कर सकते हैं, कोई 2 मेंबर अलग नहीं हो सकते हैं, इसके लिए जरूरी है कि आपका पूरी एचयूएफ का पार्टीशन हो, मतलब कंप्लीट पार्टीशन को ही इनकम टैक्स एक्ट में माना जाता है। तो अगर आपने मान लीजिए कि आपने क्या करा है कि फॉर्म पार्टीशन पूरी तरह से नहीं किया है, ठीक है, और आपने कुछ एक प्रॉपर्टी है उससे को लेकर आपके 2 व्यक्ति ने अलग अपना एचयूएफ बना लिया है, तो भले ही उन्होंने अपना एक एचयूएफ उस प्रॉपर्टी लेके बना लिया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी भी इस एचयूएफ का ही हिस्सा मानी जाएगी और इनकम टैक्स में इस जो मेन जो एचयूएफ था ना उसी के हाथों में टैक्सेबल होगी वो प्रॉपर्टी, उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और वो तो इसके लिए क्या होता है, इनकम टैक्स में जरूरी होता है कि पार्टीशन जो है वो कंप्लीट पूरा पार्टीशन हो, आधा पार्टीशन नहीं चलेगा। तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि पूरा पूरा पार्टीशन करना। और
सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो एचयूएफ का एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि जो प्रॉपर्टी होती है ना उसको सेल करना बहुत मुश्किल होता है। आप किसी भी व्यक्ति को सेल करने जाएंगे, अच्छा तो वो उसको ये रहता है कि इतने सारे मेंबर्स के साइन लेने होते हैं, क्योंकि इसमें तो क्या, भले बच्चा है छोटा है तो भी वो उसका भी बराबर का राइट है, सभी मेंबर्स का बराबर का राइट है। तो ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी खरीदना भी लोग पसंद नहीं करते कि जब तक सब, ऐसा नहीं हो कि आज हमने प्रॉपर्टी ले ली कल से कोई बच्चा बड़ा होके कहता नहीं है आपने प्रॉपर्टी, वो उस पे हक जताने लग जाता है। तो ऐसे में एचयूएफ की प्रॉपर्टी को सेल करना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही एचयूएफ को लोन भी, बैंक भी लोन देना पसंद नहीं करती है। तो एचयूएफ के बहुत डिसएडवांटेज भी है कुछ। एचयूएफ पे इनकम टैक्स स्लैब की बात करें, हमने तो देख लिया कि इनकम टैक्स स्लैब लागू होती है इंडिविजुअल की तरह। तो एचयूएफ की इनकम टैक्स स्लैब क्या है वो बताते हैं। अभी जैसे कि ओल्ड 115 बीएसी के अंतर्गत न्यू टैक्स रिजिम को ऑप्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। तो न्यू टैक्स सिस्टम क्या बोलता है और ओल्ड टैक्स में क्या है, इसमें क्या अंतर है। पहले तो ये कि ओल्ड टैक्स जो था उसमें क्या था कि टैक्स रेट आपकी ज्यादा थी, लेकिन आपको टैक्स 80 सेक्शन 80 का, हाउस प्रॉपर्टी का, 80 का, ये सब क्या है आपको बेनिफिट्स मिल जाते, डिडक्शन के बेनिफिट मिल जाते थे, इससे आपकी क्या इनकम कम हो जाती। लेकिन न्यू टैक्स में क्या, न्यू टैक्स रिजिम में क्या हो रहा है कि आपको इनकम जो टैक्स रेट है वो तो कम हो जाती है, लेकिन आपको डिडक्शन के बेनिफिट नहीं मिलते। तो जो भी, जिससे भी आपका टैक्स कम या ज्यादा होता है वो आप ले सकते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम के हिसाब से 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख पे 20%, 10 लाख से ऊपर 30% टैक्सेबल टैक्स लायबिलिटी आती है। और नए टैक्स की क्या रेट है, तो अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 से 7.5 लाख 10%, 7.5 से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, और 15 लाख से ज्यादा पे है तो 30%। अच्छा, जैसे इंडिविजुअल को 87A की रिबेट मिलती है। 87A की रिबेट क्या है, यदि उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उसको 12,500 रुपए की टैक्स रिबेट मिल जाती है। मतलब उसको 5 लाख रुपए तक की यदि उसकी टैक्सेबल इनकम है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये जो 87A की रिबेट है वो एचयूएफ पे लागू नहीं होती है, एचयूएफ को सिर्फ 2.5 लाख तक ही एग्जम्पशन है। अच्छा, एक चीज और याद है कि एचयूएफ रेम्यूनरेशन दे सकता है अपने मेंबर्स को, लेकिन क्या एचयूएफ जो है वो अपने प्रॉपर्टी में, सॉरी, अपनी जो इनकम होती है उसको अपने सदस्यों में बांट सकता है। तो जी हाँ, एचयूएफ यदि जैसे एचयूएफ ने अपने बिजनेस करता है, उससे बिजनेस से उसकी इनकम हो रही है, या फिर रेंटल इनकम हो, जैसी भी उसकी इनकम है, यदि उस इनकम में से वो सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो उसकी इनकम बचती है तो वो इनकम अपने मेंबर्स के बीच में बराबर बांट सकता है। और ज्यादा अच्छा भी यही रहता है कि उस इनकम को आप बांट दे, क्योंकि जो वो इनकम बांट देगा बराबर, तो वो जो इनकम सैलरी देगा तो सैलरी उस इंडिविजुअल के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। यहाँ पर तो एचयूएफ को एक्सपेंसेस के रूप में वो ले लेगा, लेकिन वहां पे इंडिविजुअल के हाथों में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन यदि एचयूएफ के प्रॉफिट में, एचयूएफ की इनकम में यदि इनकम एचयूएफ अपने मेंबर्स में बराबर बांट देती है तो वो इनकम, एचयूएफ से इनकम जो होती है वो एग्जम्प्टेड होती है, क्योंकि उस इनकम पर एचयूएफ खुद टैक्स देगा। अब वो टैक्स पे कर चुका है तो उस टैक्सेबल इनकम, वो टैक्स देने के बाद वो इनकम के अपने मेंबर्स को बांटता है, तो फिर मेंबर्स के हाथों में वो इनकम जो होगी एग्जम्प्ट होगी, उस पर उनको टैक्स नहीं देना होगा। जैसे इंडिविजुअल का होता है वैसे ही एचयूएफ भी रेसिडेंट होती है, नॉन रेसिडेंट होती है। यदि किसी भी एचयूएफ का जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली और पार्टली इन इंडिया, यदि किसी भी थोड़े से रूप में या पूरी तरह से, पूरे या आंशिक रूप से भी यदि उसका जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है एचयूएफ का यदि इंडिया से होता है तो वो एचयूएफ रेसिडेंट होगी। और यदि पूरी तरह से आउटसाइड इंडिया से होता है तो फिर वो एचयूएफ, जो उसका कंट्रोल है वो कहाँ से हो रहा है, आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, तो वो एचयूएफ क्या हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट होगी, और उसपे फिर नॉन रेसिडेंट वाले प्रोविजन लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो एचयूएफ रेसिडेंट भी हो सकती है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है। हाँ, इसके बाद नॉन रेसिडेंट की तो कोई बात ही नहीं, लेकिन यदि रेसिडेंट होती है तो रेसिडेंट में एक चीज और होती है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट और रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। तो ये डिसाइड करने के लिए आपको कर्ता को देखना होगा। यदि कर्ता जो एडिशनल कंडीशन, दो एडिशनल कंडीशन भी होती है, जैसे कि जो कर्ता है यदि वो रेसिडेंट है एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस, पिछले 10 प्रीवियस ईयर में 2 साल कम से कम यदि कर्ता रेसिडेंट रहता है,
या फिर पिछले 7 सालों में 730 दिन तक इंडिया में रहता है, तो इन दोनों कंडीशन को यदि कर्ता के द्वारा पूरा कर दिया जाता है तो वो एचयूएफ जो है रेसिडेंट के साथ साथ ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। और यदि कर्ता के द्वारा इनमें से एक भी कंडीशन यदि नहीं की जाती या दोनों ही नहीं की जाती या एक की जाती है, तब फिर वो एचयूएफ जो है रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता है। अच्छा, कुछ ये भी बात होती है कि क्या कर्ता जो है यदि वो क्या सिर्फ बताए कि जो सबसे बड़ा बेटा जो होता है या बेटी जो होता है, बड़ा बेटा जो होता है, तो वो ही आपका कर्ता हो सकता है? नहीं, यदि वैसे तो वो ही होगा, लेकिन फैमिली मेंबर्स मिलकर भी ये डिसाइड कर सकते कि यदि वो कहता है कि नहीं मैं कर्ता बनना नहीं चाहता हूं, तो फैमिली मेंबर्स मिलकर किसी और को भी अपनी एचयूएफ मतलब किसी और मेंबर्स को भी एचयूएफ का कर्ता बना सकते हैं। और एचयूएफ यदि नॉन रेसिडेंट है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर्ता जो है वो नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। यदि वो कर्ता इंडिया से बाहर रहता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि उसके मेंबर्स मिलकर जो एचयूएफ है उसके मेंबर्स इंडिया से उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं एचयूएफ को, तो फिर वो रेसिडेंट ही जो है एचयूएफ रेसिडेंट ही होगा। तो दोस्तों ये सब मैंने एचयूएफ से रिलेटेड प्रोविजंस आपको बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये एचयूएफ से समझ में अब आपको समझ में आ गया होगा।